प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों ने अनेक व्याख्यानों को सुना और ख़ास करके उन व्याख्यानों को जो भारतीय विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों का हिस्सा है, ख़ास करके MA, MPhil की कक्षाओं की परिधि जिनसे प्रभावित होती है। हमने अपनी बातचीत को पश्चिमी आलोचना संसार के विविध प्रसंगों की ओर ले जाने का प्रयास किया। हमें अनेक उत्साहजनक परिणाम दिखाई पड़े और अपने को विकसित करने में और आपकी ज़रूरतों को पूरी करने में आपसे हमें बहुत सहायता मिली। आपसे आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूरतों और अपने सुझाव को लिखकर मुझे इस बात के लिए प्रेरित करें कि हम अपने चैनल को किस रूप में विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, साथ ही किन बातों को शामिल करने से विद्यार्थियों की आवश्यकताएं और बेहतर ढंग से पूरी हो सकती हैं, इस दिशा में हम प्रयास कर सकें। तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जो विद्यार्थी हैं, जो आपके साथी हैं, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। अब तक जो आलोचना पद्धतियाँ आपके द्वारा हमने समझने का प्रयास किया, आपके साथ समझने का प्रयास किया, आप जानते ही हैं कि उन्हें स्वच्छंदतावाद और हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव, साथ ही मार्क्सवादी आलोचना, समीक्षा दृष्टि, मिथक, फैंटेसी और हिंदी कविता, बिंब प्रतीक और कविता, मनोविश्लेषणवाद और हिंदी साहित्य पर प्रभाव, अस्तित्ववाद और साहित्य पर प्रभाव, इन सभी संदर्भों को हमने अपने यूट्यूब चैनल से विश्लेषित विवेचित करने का प्रयास किया। आज की हमारी बातचीत नई समीक्षा पर आधारित होगी। एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने ज़रूरतमंद साथियों तक इस चैनल की सूचना पहुंचाएं, साथ ही हमें अपनी बात को बेहतर ढंग से आप तक पहुंचाने में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस बात से भी हमें समृद्ध करने का प्रयास करें। आज हमारी बातचीत नई समीक्षा या नई आलोचना पर केंद्रित होगी। नई समीक्षा या नई आलोचना पर जो हमारी बातचीत केंद्रित होगी, उसमें कुछ बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे और जैसा कि पहले भी हमने किया है कि बातचीत के पहले उन सवालों को या उस परिधि को निर्धारित कर लिया जाए जिसके इर्द गिर्द हमारी बातचीत संपन्न होगी। तो आइए पहले उस बातचीत को समझने का प्रयास करें जिनके इर्द गिर्द आज का विश्लेषण संपन्न होगा। उनमें कुछ सवाल हैं। नई समीक्षा की शुरुआत कब हुई? इस पद का पहला प्रयोग किसने किया? दूसरी बात, आलोचना जगत के किन कोलाहलों के कारण इस समीक्षा दृष्टि का जन्म हुआ? तीसरी बात, नई समीक्षा का जोर किन बातों पर रहा? चौथी बात, नई समीक्षा के वैचारिक आधारों की निर्मितियों में किनके प्रभाव मुख्य रूप से प्रकट हुए? पांचवी बात, प्रमुख नए समीक्षक कौन हैं? छठी बात, नई समीक्षा की पारिभाषिक शब्दावली क्या है? सातवीं बात, नई समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम कैसे समझ सकते हैं? आठवीं बात, नई समीक्षा की उपलब्धियां क्या रहीं? और एक और बात जिससे सीधे सीधे हिंदी आलोचना का परिदृश्य प्रभावित होता है, वह यह कि हिंदी आलोचना में नई समीक्षा की स्थिति कैसी है, यानी नई समीक्षा से जुड़े आलोचकों की पहचान और उनके विश्लेषण पद्धति को हम किस रूप में देख सकते हैं। आइए अपनी बातचीत हम शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, नई आलोचना शब्द का प्रयोग काफी पुराना है। 19वीं शताब्दी की जो पाश्चात्य आलोचना है उस पर हम नजर डालें तो हमें यह बात दिखाई पड़ती है कि श्लेगर बंधुओं ने पहले अपने को नया आलोचक कहा। स्पिनगार ने 1910 में अमेरिकी अकादमिक आलोचना के विरोध में इस शब्द का प्रयोग किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी किताब आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द में इस बात को लिखा है कि स्पिनगार को यह शब्द क्रोचे से मिला था, लेकिन इसे पारिभाषिक शब्दावली का रूप देने का श्रेय जॉन क्रिवे रैंसम को है, जिनकी किताब 1941 में प्रकाशित हुई थी और उस किताब का नाम था न्यू क्रिटिसिज्म। नई आलोचना से पहले आलोचना की जो पद्धतियां प्रचलित थीं, वे साहित्य से इतर उपकरणों को आधार लेकर चलती थी, यानी वे सौंदर्य पक्ष, भाषिक गठन, इन सब चीजों से अपनी बात को समाहित करने की बजाय प्रमुख रूप से उन बातों की ओर अपनी पद्धति को ले जाने का प्रयास करती थी जिनमें साहित्य से अलग, यानी भाषा, सौंदर्य,
कलात्मक संगठन, इनसे अलग उपकरण या मानक तय किए जाते थे। ऐसी आलोचना पद्धतियों में हम मनोवैज्ञानिक आलोचना को याद कर सकते हैं, स्वच्छंदतावादी आलोचना को याद कर सकते हैं, ऐतिहासिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना जैसी आलोचना पद्धतियां इस सिलसिले में याद की जा सकती हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि नई आलोचना ने अपना संपूर्ण ध्यान कृति की भाषिक संरचना पर केंद्रित किया। कविता के गूढ़ार्थ को विवेचित करने के लिए भाषा की प्रकृति की पहचान जरूरी है, इसकी घोषणा नई समीक्षा ने की। रैनसम, ब्रुक्स, रॉबर्ट पेन वारेन और ब्लेकमेयर नए आलोचक हैं जिन्होंने अपनी बात कहने का प्रयास किया, और अब इस पर और विस्तार से हम लोग बातचीत करें। 20वीं शताब्दी को याद कीजिए, पश्चिमी आलोचना पद्धति को, और उसमें आंग्ल अमेरिकी आलोचना ने जिस विद्रोही तेवर को अपनाया उसे साहित्यिक आलोचना में क्रांति का युग घोषित किया गया था। नई समीक्षा ने किया क्या? नई समीक्षा ने एक और उस स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध बगावत की जो कृतिकार को केंद्र में रखकर भावावेग के सहज उच्छलन को महत्व देता था। दूसरी बात क्या की कि कलावाद और सौंदर्यवाद, जिसमें कला को निरपेक्ष सत्ता प्राप्त थी, उसे स्वीकार नहीं किया। और आप देखें, नई समीक्षा के ठीक पहले की स्थितियों का आकलन यदि आप करें तो आप पाएंगे कि दो आलोचना पद्धतियां खास तौर पर सक्रिय थी नई आलोचना या नई समीक्षा पद्धति के पहले। एक थी मार्क्स की समाजवादी विचारधारा से प्रेरित आलोचना पद्धति, और दूसरी थी मनोविश्लेषणवादी प्रभाव से प्रेरित अवचेतन सिद्धांतों की विचार पद्धति। आप जानते ही हैं, अपने विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से आपने इसे बखूबी समझा है कि किस तरह मार्क्सवादी आलोचना और मनोविश्लेषणवादी आलोचना ने अपने सिद्धांतों के द्वारा, जिसमें साहित्य की सहधर्मी दुनिया की बातचीत थी, लेकिन नई आलोचना की यह स्थापना थी कि सहधर्मी दुनिया से ज्यादा जरूरी है कि भाषिक संरचना पर बात की जाए। ऐसी जो स्थितियां थी, उन्हीं के बीच नई समीक्षा या नई आलोचना सामने आती है और यह बात करती है कि भाषिक संरचना पर बल दिया जाए। नई समीक्षा के विभिन्न स्रोतों की चर्चा की जाती है। जैसे यह कहा जाता है कि J.E. स्पिनगार्न हुए 1875 से 1939 तक उनकी जिंदगी रही थी। उन्होंने कहा, D.A. ह्यूम ने भी अपनी बात कही। 1883 से 1917 तक उनका जीवन काल था। ह्यूम ने अपने निबंधों में स्वच्छंदतावाद की हंसने, हिलाने और रोने बिलखने की प्रवृत्ति पर बेहद आक्रोश प्रकट किया और कहा कि कविता में भाव विहीन तथा ठोस बिंबों के निर्माण की जो जरूरत है उस पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि समय आ गया है कि हमें रोमानी परंपरा से मुक्त होकर, रोमानी परंपरा से अलग होकर किसी नई परंपरा को खोजकर अपना लेना चाहिए। ह्यूम का यही विद्रोही स्वर नई समीक्षा में आप देखेंगे कि आद्यंत गूंजता रहता है। हम यह कह सकते हैं कि टी.एस. एलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का आधार ह्यूम के निबंधों में दिखाई दे जाता है, जबकि सच्चे अर्थों में नई समीक्षा का जन्म टी.एस. एलियट, आप जानते ही हैं 1888 में एलियट हुए थे और 1965 तक उनका जीवन रहा था। तो टी.एस. एलियट का जो चिंतन था, इसका गहरा प्रभाव नई समीक्षा पर पड़ता है। अनेक विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि टी.एस. एलियट ही नई समीक्षा के जनक हैं। एलियट ने विभिन्न रचनाओं में नए तरह के चिंतन या आलोचना पद्धति की बात की थी। यही कारण है कि एलियट को स्वीकार किया जाता है प्रेरणा स्रोत के रूप में। नई समीक्षा के प्रेरक के रूप में एक और आलोचक का नाम लिया जाता है। उनका नाम है आई.ए. रिचर्ड्स। 1893 में हुए, 1980 तक रहे और उन्होंने अर्थ विज्ञान के माध्यम से नई समीक्षा की बात की थी। उन्होंने भाषिक विश्लेषण की जिस पद्धति का जिक्र किया था, उसका प्रभाव नई समीक्षा पर बहुत गहराई से पड़ा। आप देखें नई समीक्षा के परिदृश्य को तो आप पाएंगे कि रैनसम ने घोषित तौर पर कहा कि नई समीक्षा बहुत कुछ उन्हीं से आरंभ हुई। उनकी किताब
यानी रैनसम की किताब द न्यू क्रिटिसिज्म में आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में यह बात कही गई है कि नई समीक्षा बहुत कुछ उन्हीं से आरंभ हुई। वास्तव में रिचर्ड्स के काव्य चिंतन के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, काव्य की दृढ़ मनोवैज्ञानिक पीठिका और काव्य का शब्दार्थ पदार्थ, रूपात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन। रिचर्ड्स को अच्छी तरह समझने के बाद क्लिंथ ब्रुक्स ने रिचर्ड्स के काव्य चिंतन को तनाव या अंतर्द्वंद का सिद्धांत कहा, और यही कारण है कि रिचर्ड्स की काव्य मूल्य विषयक धारणा जो पाठक के आस्वाद पर आधारित है, उसका नई समीक्षा ने बेहतरीन ढंग से प्रयोग करने का पक्ष लिया और उस पर विचार कर अपनी आलोचना पद्धति को विकसित करने की बात की। नई समीक्षा के आरंभ में उस युग परिवेश की भी भूमिका थी। आप याद कीजिए उस दौर को कि उद्गम और विकास जो नई समीक्षा का होता है, उसमें दो विश्व युद्धों की ध्वंसात्मक चेतना के बीच का कालखंड है, और इस समीक्षा पद्धति पर अस्तित्ववादी विचारधारा का भी कुछ प्रभाव पड़ा, ज्ञापाल सार्थ के अस्तित्ववाद का भी प्रभाव पड़ा, लेकिन मूलतः जो नई समीक्षा है वह भाषिक संरचना को लेकर ही अपनी बात आगे बढ़ाती है। नई समीक्षा के प्रमुख समीक्षकों पर एक नज़र डाल लेना आवश्यक है। 20वीं शताब्दी के चौथे 5वें दशक में एलियट ने परंपरा की दृष्टि और आई.ए. रिचर्ड्स ने कृति के पाठ विश्लेषण की गंभीर अध्यापन या अध्ययन दृष्टि लेकर अपनी बात कहने का प्रयास किया था। इंग्लैंड और अमेरिका में जो उस दौर के महत्वपूर्ण आलोचक नजर आ रहे थे, उनमें जॉन क्रुवे, रैनसम, एफ.आर. लीविस, केनेथ वर्क, एलेन टेट, इवोर विंटर्स, आर.पी. ब्लैकमर, रॉबर्ट पेन, वारेन क्लिंथ ब्रुक्स, विलियम एम्सन जैसे नाम हमें दिखाई पड़ते हैं। मूलतः यही नए आलोचक के रूप में नजर आते हैं। इन पर थोड़ी बहुत समझ हम लोगों को साफ कर लेनी चाहिए। सबसे पहले जॉन क्रुवे रैनसम के बारे में हम जाने। जॉन क्रुवे रैनसम 1888 में हुए, 1974 तक रहे। वे नई समीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में याद किए जाते हैं। अमेरिका के रहने वाले थे। नई समीक्षा जो नामकरण किया गया था एक खास तरह की आलोचना पद्धति का, उसके नामकरण का श्रेय इनकी किताब 1941 में छपी थी जिसका नाम न्यू क्रिटिसिज्म था, उसी को दिया जाता है। यानी न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में छपी किताब के आधार पर ही एक खास तरह की आलोचना पद्धति की स्वीकृति हुई थी, जिसे हम नई समीक्षा या नई आलोचना कहते हैं। 1922 में नई समीक्षा की प्रवृत्तियों को उजागर करने वाली पत्रिका द फ्यूजिटिव का संपादन एलेन टेट के साथ जॉन क्रो रैनसम ने किया। लंबे समय तक वे केनियन रिव्यू से भी जुड़े रहे। आलोचना जगत में रैनसम की 3 किताबें बहुत मशहूर हुई। द वर्ल्ड्स बॉडी 1938 में छपी थी, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में छपी थी और द कैंपन क्रिटिक्स 1961 में छपी थी। जॉन क्रो रैनसम ने देखा था कि अधिकांश कवि अपनी रचना की स्वयं समीक्षा लिख देते हैं और इससे कृति के साथ न्याय नहीं हो पाता। उन्होंने यह बात स्थापित करने की कोशिश की कि अन्य कवियों की कविताओं की सबसे अच्छी समीक्षाएं कवियों ने ही की है। रैनसम विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और अध्यापक जो हैं, उन्होंने साहित्य समीक्षा को लेकर क्या किया, इसको लेकर बहुत आशान्वित थे और उनका मानना था कि ये जो साहित्य समीक्षा की विवेकवान प्रतिभा है, उसके लिए विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसरान हैं उनकी एक विशिष्ट अध्ययन पद्धति की आवश्यकता है। वो कह रहे थे कि कोरे पत्रकार और कोरे दार्शनिक इस तरह की आलोचना पद्धति का विकास नहीं कर सकते जो कि नई समीक्षा की दुनिया में भाषिक संरचना के विश्लेषण के लिए आवश्यक है। रैनसम ने जिस सिद्धांत की बात की, उस सिद्धांत को हम शब्द विधान या रूपक विश्लेषण विधान कहते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में टेक्सचर शब्द है। वे शब्द विधान और अर्थ विधान यानी स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं और मानते हैं कि टेक्सचर और स्ट्रक्चर यानी शब्द विधान और अर्थ विधान, इन दोनों का समान भाव होगा तभी कविता की उत्पत्ति होती है। इनके आलोचना सिद्धांत में इन दोनों पक्षों पर बात करने का प्रयास किया गया और इसके चलते उस जमाने में इनकी आलोचना पद्धति ने पाठकों के मन में या विश्लेषकों की दुनिया में
एक अलग तरह की समझ बनाने का प्रयास किया। दूसरे नई समीक्षा या नई आलोचना के आलोचक एफ.आर. लिविस हैं। 1895 में हुए, 1978 तक रहे। और लिविस का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। फ्रैंक रेमंड लिविस का जन्म इंग्लैंड में हुआ। सांस्कृतिक दृष्टि और विद्रोही स्वभाव के कारण बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो इन्हें नई समीक्षा आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कृति के गहरे विश्लेषण में आस्था के कारण इन्हें अनमने भाव से ही सही इस आलोचना पद्धति में स्थान देने की आवश्यकता महसूस हुई। 1932 में एफ.आर. लिविस ने एल.सी. नाइट्स के साथ आलोचनात्मक पत्रिका स्क्रूटनी का प्रकाशन और संपादन किया। खास बात यह है कि नए समीक्षकों के बीच लिविस की आलोचनात्मक कृतियां बहुत सम्मान के साथ याद की जाती रहीं। कुछ के नाम हम देख सकते हैं। मास सिविलाइजेशन एंड माइनॉरिटी कल्चर 1930 में छपी। न्यू वियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, अ स्टडी ऑफ अ कंटेम्पररी सिचुएशन 1932 में छपी। फॉर कंटिन्यूटी 1933 में छपी। रिवोल्यूशन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री 1936 में छपी। एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी एन स्केच फॉर एन इंग्लिश स्कूल 1943 में छपी। द ग्रेट ट्रेडिशन 1948 में छपी। द कॉमन परसूट 1952 में छपी। इंग्लिश लिटरेचर इन आवर टाइम्स एंड द यूनिवर्सिटी 1969 में। थॉट्स वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी आर्ट एंड थॉट इन लॉरेंस 1976 में। इतनी सारी किताबों के माध्यम से एफ.आर. लिविस ने अपनी आलोचना या समीक्षा पद्धति को स्पष्ट करने का प्रयास किया। लिविस का मानना था कि कवि जीवित परंपरा में रहते हैं और परंपराएं उनमें जीवित रहती है। केनेथ बर्ग को हम याद कर सकते हैं। केनेथ बर्ग नई समीक्षा में अपनी आलोचनात्मक कृतियों के लिए बहुत सम्मानपूर्वक याद किए जाते हैं। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उन्हें काउंटर स्टेटमेंट 1931, परमानेंस एंड चेंज इन एन एनाटॉमी ऑफ पर्पस 1935, द फिलॉसफी ऑफ लिटरेरी फॉर्म स्टडीज इन सिंबॉलिक एक्शन 1941, अ ग्रामर ऑफ मोटिव्स 1945, लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक एक्शन, एसेज ऑन लाइफ लिटरेचर एंड मेथड 1966 ईस्वी। ये सभी किताबें उनकी आलोचना पद्धति को स्पष्ट करती हैं। नई समीक्षा में इन किताबों के अलावा उनकी एक और किताब बहुत चर्चित रही, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हिस्ट्री उस किताब का नाम था। और यह देखने का प्रयास करें कि वे दरअसल कह क्या रहे थे। केनेथ बर्ग की रुचि सिर्फ कविता में थी। वे कवि के विषय में कुछ भी नहीं जानना चाहते थे। कविता के पदान्वय पैराफ्रेज की चर्चा वे करते थे और कहते थे कि कविता के अर्थ को समझना पदान्वय के माध्यम से ही संभव है। वे मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, भाषा शास्त्र आदि का समाहार कर कविता के विवेचन को अनेक बार उलझा भी देते हैं, लेकिन उनकी जो पदान्वय शैली है उस जमाने में बहुत लोकप्रिय हुई थी। एलेन टेट अगले नए समीक्षक के रूप में देखे जा सकते हैं। रैनसम के प्रतिभाशाली शिष्य थे एलेन टेट, और अपने समय की जो ज़्यादातर बेशकीमती महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं उनके संपादन से वे जुड़े रहे। जैसे फ्यूजिटिव जो 1922 से 25 तक इसके संपादन से जुड़े रहे, हाउंड एंड हॉर्न 1931 से 34 तक, केनियन रिव्यू 1939 से 42 तक तथा शिवानी रिव्यू 1944 से 46 तक। इन पत्रिकाओं के संपादन से वे जुड़े रहे लंबे समय तक। उनकी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं 1936 में छपी थी रिएक्शनरी एसेज ऑन पोएट्री एंड आइडियाज, 1941 में छपी थी रीजन इन मैडनेस क्रिटिकल एसेज, इन्विटेशन टू लर्निंग 1941 में ही छपी थी, ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री सेलेक्टेड एसेज 1928 में छपी थी, द ट्रांसलेशन ऑफ पोएट्री 1972 में छपी। एलेन टेट ने श्रेष्ठ काव्य का प्रतिमान किसे माना था, इसे समझ लेना चाहिए। उनकी नज़र में श्रेष्ठ काव्य का प्रतिमान टेंशन है, जिसे हिंदी में तनाव कहते हैं। वे कहते थे कि जो एक्सटेंशन है यानी जो बाहरी तनाव है तथा इंटेंशन जो भीतरी तनाव है उसका जिक्र वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहरी तनाव का मतलब है कविता की गति और तर्क संगति तथा भीतरी तनाव का मतलब है कविता में निहित भाव विचार और उसका उक्तिमूलक विकास। टेट ने
तनाव की उपस्थिति के सिलसिले में बात करते हुए इन दोनों तत्वों का जिक्र किया और कहा कि बेहतरीन कविता वही होती है जिसमें तनाव का संदर्भ उपस्थित होता है। अगले नए समीक्षक के रूप में हम रिचर्ड पॉमर ब्लैकमर को याद कर सकते हैं। नई समीक्षा के विशिष्ट सिद्धांतों का प्रयोग करने वाले ब्लैकमर बहुत मशहूर रहे। कलाकृति में विचार, कल्पना, बिंब के संबंधों पर अपनी रचनाओं में इन्होंने विचार किया। इनकी जो कृतियां हैं, द एक्सपेंस ऑफ ग्रेटनेस 1940 में छपी थी, लैंग्वेज एज जेस्चर एसेज इन पोएट्री 1952 में छपी थी, 1935 में भी इनकी एक किताब छपी थी, द डबल एजेंट एसेज इन क्राफ्ट एंड एजुसेडनेस। डबल एजेंट में कविता के पाठ विश्लेषण में शामिल रचना विधान और संगति पर रिचर्ड पामर ब्लैकमर ने विशेष रूप से विचार किया था। रॉबर्ट पेन वारेन 1905 में हुए थे। ये नए समीक्षकों में अगले महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में याद किए जाते हैं। क्लिंट ब्रूक्स के सहयोगी थे और इन्होंने नई समीक्षा पद्धति को नया मोड़ दिया था। इन्होंने ब्रूक्स के साथ सदर्न रिव्यू पत्रिका निकाली थी, कैनियन रिव्यू के परामर्शदाता भी रहे थे। तो जो रॉबर्ट पेन वारेन हैं, ये अगले नए आलोचक या नए समीक्षक के रूप में याद किए जाते हैं। इनकी शुद्ध काव्य विषयक धारणा पर मलारमे, रेम्बो, बॉडलेयर का प्रभाव था, लेकिन विश्लेषण का ढंग नया था और कह रहे थे कि कविता को शुद्ध होना चाहिए। उनका यह मानना था कि कविता में ऐसी कोई मानव अनुभूति नहीं है जो वर्जित हो, यानी वर्जना के वे विरोधी थे। क्लिंट ब्रूक्स नए समीक्षकों में मशहूर हुए। बहुत समय तक ब्रूक्स नए समीक्षक कहलाने से अपने को खुद को बचाते रहे, लेकिन क्या संयोग है कि इनके भीतर की नई समीक्षा का आलोचनात्मक मुहावरा पूरी शक्ति से इनकी रचनाओं में फूट पड़ा। रेने वेलेक ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक किताब में पूरी बहस उठाने के बाद इस बात की स्थापना की कि अमेरिका के आलोचकों में ब्रूक्स ही सच्चे अर्थों में रूपवादी समीक्षक हैं। नई समीक्षा की महत्ता को स्थापित करने में ब्रूक्स का साथ रॉबर्ट पेन वारेन ने दिया था। 3 किताबें दोनों ने साथ मिलकर लिखी थी। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938 में नई समीक्षा का व्यावहारिक रूप जिसमें प्रस्तुत किया गया, और ब्रूक्स ने एक और किताब लिखी थी जिसमें मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन 1939 में और द शेपिंग जॉय 1971 में। तो ये सभी किताबें हैं क्लिंट ब्रूक्स की, और क्लिंट ब्रूक्स ने कविता में अन्विति और सामंजस्य के महत्व को रूपायित करने की कोशिश की थी और कहा था कि कविता की संरचना में अनेकार्थता, विरोधाभास, जटिलता और वक्रता का समावेश हो तो कविता महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने रूप विधान के लिए संरचना शब्द का प्रयोग किया और कहा कि समग्र सौंदर्य हरे भरे पौधे की तरह होता है, बनावटी गुलदस्ते की तरह नहीं। उनकी इस धारणा ने बहुत आदर पाया। ब्रूक्स का विरोधाभास का सिद्धांत यदि हम देखते हैं तो हमें भारत में जो काव्य सिद्धांत प्रचलित रहे हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कुंतक का। कुंतक ने कहा था वक्रोक्ति काव्य जीवितम, और जब हम पहुंचते हैं इनके पास यानी ब्रूक्स के पास तो हमें भारतीय परंपरा के वक्रोक्ति काव्य जीवितम की ध्वनि सुनाई पड़ती है जब वे कविता में अन्विति और सामंजस्य की बात करते हुए विरोधाभास के सिद्धांत की बात करते हैं। विलियम एमसन भी नए समीक्षकों में याद किए जाते हैं और उनकी किताब 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, अ स्टडी ऑफ इट्स इफेक्ट्स ऑन इंग्लिश वर्स 1930 में छपी थी। सम वर्सेस ऑफ पैस्टोरल 1935 में छपी थी। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड 1951 में, मिल्टन्स गॉड 1962 में। और लोकप्रियता की दृष्टि से यदि हम विलियम एमसन को देखें तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी किताब सबसे मशहूर उनकी हुई थी, और विलियम एमसन ने अनेकार्थता के सिद्धांत को शाब्दिक विश्लेषण की कला से लाने में अपनी किताब जो है 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी, इसमें बेहतर विश्लेषण पद्धति के द्वारा अपने सिद्धांत को सामने लाने का प्रयास किया, और वे अनेकार्थता के 7 भेदों का जिक्र भी इसी किताब में वे करते हैं। अब हमें यह देखें
अब हमें इस बात को देखने की ज़रूरत है कि कौन से वैसे पारिभाषिक शब्दावली रहे जिसने नई समीक्षा या नई आलोचना की भूमि को तैयार किया। शब्द विधान जिसमें टेक्सचर और अर्थ विधान की अन्विति का नाम लिया गया, यानी नई कविता, नई समीक्षा जो बात करती है टेक्सचर और स्ट्रक्चर की अन्विति यानी शब्द विधान, इस आलोचना पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें बिंब विधान को भी शामिल कर सकते हैं हम। उसी तरह से प्रतीकात्मक व्यापार की बात करती है नई समीक्षा, और प्रतीकात्मक व्यापार को वे सिंबॉलिक एक्शन जैसे पद से स्पष्ट करने का ये लोग प्रयास करते हैं और ये मानते हैं कि प्रतीक एक बिंब है जो संदर्भ के साथ जुड़कर काव्य भाषा में नया अर्थ उत्पन्न कर देता है। तनाव की बात करते हैं ये लोग। एलन टेट के सिलसिले में बातचीत करते हुए तनाव का जिक्र किया गया था, और नए समीक्षक मानते हैं कि तनाव कविता का एक प्रमुख गुण है जिसको आलोचना पद्धति में विश्लेषण के समय ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह भंगिमा की बात करते हैं। आर.पी. ब्लैकमेयर ने भंगिमा की बात की थी, और भंगिमा का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा था कि जो भंगिमा है वह 4 रूपों में दिखाई पड़ती है। पहली पुनरावृत्ति के रूप में, जैसे किंग लियर नाटक में नेवर 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 नेवर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जैसे उदाहरण मिल जाते हैं। यदि नई समीक्षा के माध्यम से ही भंगिमा को हम समझें हिंदी आलोचना में, तो प्रतीक रूप में एक दूसरी भंगिमा दिखाई पड़ती है। धूमिल की कविता मोचीराम का जो यह कहना है कि कविता मोचीराम में जो यह कथन व्यवहृत हुआ है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए खड़ा है, तो यह प्रतीक रूप में भंगिमा दिखाई पड़ती है। उसी तरह श्लेष रूप में भंगिमा की बात करते हैं नए समीक्षक। उसी तरह कथा, वस्तु, छंद और टेक के रूप में भी भंगिमा की बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैकमेयर ने भंगिमा को साहित्य के सभी उपकरणों की वाहक भाषा में अर्थ और गति माना। विरोधाभास का जिक्र भी नए समीक्षक करते हैं। यह भी एक प्रमुख भी शब्द है। क्लिंट ब्रुक्स ने विरोधाभास का जिक्र किया था और कहा था कि जो अच्छी कविता है उसमें उपयुक्त भाषा विरोधाभास दिखाई पड़ता है। उसमें उसकी भाषा जो है विरोधाभास को प्रकट कर उसमें एक तरह का सौंदर्य पैदा करती है। एक अगला भी शब्द भी है अनेकार्थता। इस सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम एम्सन हैं, और अपनी किताब 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी में उन्होंने अनेकार्थता की बात कही थी, और अनेकार्थता का जिक्र करते हुए उन्होंने पाया था कि यह 7 प्रकारों में वर्गीकृत है, और 7 प्रकारों का जिक्र करते हुए अनेकार्थता की व्याप्ति को नई कविता ने आलोचना दृष्टि में समाहित करने का प्रयास किया। नई समीक्षा में जो प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं उनको हम सूत्रबद्ध करने का प्रयास करें तो हम कुछ पदों के संगठन के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। सबसे पहली बात कि कृति का पाठ विश्लेषण और केंद्र का अवलोकन करने की वकालत करती है नई समीक्षा। उसी तरह से कविता या कलाकृति की अखंडता में देखने का प्रबल आग्रह करती है नई समीक्षा। नई समीक्षा काव्य भाषा की सृजनात्मकता और विश्लेषण पर बल देती है। नई समीक्षा काव्य में परंपरा के प्रति लगाव को भी मानती है, लेकिन शब्द आधारित विश्लेषण पर इनका बल अधिक है। वे पदान्वय का विरोध करते हैं, पैराफ्रेजिंग का विरोध करते हैं नए समीक्षक। कविता और विज्ञान की पृथकता पर भी उनकी नज़र जाती है। सर्जक और आलोचक की बेजोड़ मिसाल की भी बात करती है नई समीक्षा। आलोचना में विद्वत्ता को सम्मानित या प्रतिष्ठित करने का विचार भी नई समीक्षा दृष्टि में दिखाई पड़ती है। वे लोग शुद्ध कविता की वकालत करते हैं। ऐतिहासिक समीक्षा की जो पुरानी पद्धतियाँ थी उसका विरोध करते हुए भी वे लोग नज़र आते हैं। नई समीक्षा की बहुत सारी सीमाएं हैं, लेकिन उनकी ताकत भी है। जो सीमाएं हैं उन पर भी एक नज़र डाल लें। 1950 के बाद नई समीक्षा की सीमाएं दिखाई पड़ने लगीं। इसकी खामियां समझते हुए लोगों ने पाया कि F.R. लेविस ने स्क्रूटनी पत्रिका का प्रकाशन बंद किया और घोषणा कर दी कि अब उनका काम पूरा हो गया। ब्रुक्स और विंसार्ट ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में शॉर्ट हिस्ट्री में अपनी बात कही और कहा कि हमारे कर्म की इतिश्री हो गई। यानी
ये जो नई समीक्षा से जुड़े आलोचक थे, उन्हें ही बाद में ऐसा लगने लगा कि उनकी बातचीत में एक रास्ता दिखाई पड़ रही है, या फिर यह आंदोलन जो एक खास मंतव्य को लेकर आरंभ हुआ था, उसमें कहीं न कहीं धारकुंद होती हुई नज़र आने लगी। इंग्लैंड और अमेरिका में नई समीक्षा को लेकर अनेक तरह के विरोध की आवाज़ें उठने लगीं। शिकागो स्कूल के 9 अरस्तुवादी आलोचकों ने इस पूरे आंदोलन के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया, और उस ज़माने में एक किताब छपी थी, क्रिटिक्स और क्रिटिसिज्म, 1952-53 में छपी थी, और इसमें कहा गया कि कृति की नई समीक्षा की रूप संरचना मूलक प्रवृत्ति एकदम अपर्याप्त है। तो इस तरह से बहुत सारी आलोचनाएं नई समीक्षा के खिलाफ उठती हुई नजर आई, और बहुत सारी सीमाएं गिनाई गईं, और कहा गया कि यह पद्धति समग्र आग्रह को अपने विवेचन में आत्मसात कर आगे नहीं बढ़ा थी। कवियों की कृतियों का चयन 17वीं 18वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी से करती है। आधुनिक कविता तक इनकी पहुंच नहीं है, या फिर कविताओं को कवि की विकासमान चेतना से काटा गया है इस आलोचना पद्धति में। इस तरह की बहुत सारी सीमाएं गिनाई गई नई समीक्षा या नई आलोचना की। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि नई समीक्षा या नई आलोचना ने कुछ बातें लाजवाब ढंग से संपन्न की। इसने यानी नई आलोचना ने पाठक का ध्यान कृति पर केंद्रित किया, यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ऐतिहासिक आलोचना में कृतिकार को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा था। इस प्रवृत्ति को नई समीक्षा ने जोरदार झटके के साथ समाप्त किया। इसी तरह रोमानी परंपरा के खिलाफ एक नवीन काव्य अभिव्यक्ति या अभिरुचि की पोषणा भी करती है यह नई कविता आलोचना की पद्धति। पाठ विश्लेषण की प्रविधि को अपनाती हुई है, आगे विकसित होती है। विज्ञान की मार से व्याकुल जो मनुष्यता है या मानव जीवन है, उससे अलग काव्य में मानवीयता की प्रतिष्ठा करती है यह आलोचना दृष्टि। साहित्येतर मूल्यों के आक्रमण को नकारने की बात करती है, और कहती है कि कविता की बात कविता को ही आधार में रखकर की जानी चाहिए। कृतिकार के अपने आग्रह उसमें ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से नई समीक्षा परंपरा की जातीयता को भी महत्व देती है। तो ये तमाम उपलब्धियां नई समीक्षा की मानी जा सकती हैं। चलते चलते हम लोग यह देखने का प्रयास करें कि हिंदी में नई समीक्षा की क्या स्थिति है। सबसे पहले हम देखें कि अज्ञेय और मुक्तिबोध ये नई आलोचना पद्धति की बात करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तार सप्तक के जो 2 कवि हैं, अज्ञेय और मुक्तिबोध, समानांतर काव्य रचना भी कर रहे थे और काव्य की आलोचना भी कर रहे थे। सैद्धांतिक स्थापनाएं और व्यावहारिक समीक्षाएं इनकी उस दौर में बहुत महत्वपूर्ण हुई थी। प्रश्न एक ही था, उत्तर अपने अपने ढंग से दे रहे थे। मुक्तिबोध ने नई कविता का सौंदर्य शास्त्र में अपनी बात कही, तो अज्ञेय ने आत्मनेय पद में अपनी बात कहने का प्रयास किया। अज्ञेय प्रयोग पर बल दे रहे थे और मुक्तिबोध अपनी बात कहने के लिए लंबी नाटकीय कविता का उपयोग कर रहे थे। इसी तरह विजयदेव नारायण शाही को हम लोग याद कर सकते हैं। 1927 में पैदा हुए, 1982 में देहावसान हुआ था। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस और शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट इनकी चर्चित रचना रही। और लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस तो अपने ज़माने में खूब चर्चित लेख रहा था। और पद्मावत पर भी उन्होंने नए ढंग से विश्लेषण किया था, और पद्मावत का जो विश्लेषण था वह आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उनकी जो जायसी किताब है आलोचकों के बीच, पाठकों के बीच, कविता प्रेमियों के बीच काफ़ी मशहूर हुई। हम लक्ष्मीकांत वर्मा को भी याद कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान नाम की किताब लिखी। रामस्वरूप चतुर्वेदी को याद कर सकते हैं, उन्होंने हिंदी नवलेखन नाम की किताब लिखी थी। और भाषा और संवेदना को लेकर अनेक नए तरह के काम किए। उन्होंने अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या नाम की किताब भी लिखी। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पर भी विचार किया। ये सारे विवेचन नई समीक्षा के प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए किए गए। नई कविता एक साक्ष्य, गद्य की सत्ता, सर्जन और भाषिक संरचना, उनके लेख छोटे छोटे संकलन हैं, लेकिन जिस तरह से उसमें भाषा के उपकरणों, शब्द, बिंब आदि पर चर्चा की गई है, वह हमें नई समीक्षा आलोचना पद्धति की जो उपलब्धियां हैं उस लिहाज से बेहतरीन उदाहरण के रूप में दिखाई पड़ती हैं। शमशेर बहादुर सिंह
की जो रचना है दोआब 1947 में छपी थी। मुक्त छंद नामक एक निबंध भी इन्होंने लिखा था। शमशेर ने भी नई समीक्षा पद्धति से प्रभावित होकर आलोचना की थी। धर्मवीर भारती याद किए जा सकते हैं। उनके लेख उस जमाने में बड़े लोकप्रिय हुए। 2 संग्रह लेखों के प्रकाशित हुए, साहित्य और मानव मूल्य 1960 में, पश्यंती 1969 में। गिरिजा कुमार माथुर भी नई समीक्षा की जो पद्धतियाँ थी या विशेषताएं थी उसको आधार मानकर आलोचना लिख रहे थे और उनकी किताब नई कविता सीमाएं और संभावनाएं इस लिहाज से उल्लेखनीय है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने नई समीक्षा से संबंधित विभिन्न संदर्भों को समझने का प्रयास किया। हमें विश्वास है कि आपने नई समीक्षा पर इस अध्ययन यात्रा में अपनी समझ बिल्कुल साफ कर ली। आपसे फिर आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो लोग इच्छुक हैं विभिन्न तरह से जो एमए और एमफिल के पाठ्यक्रमों में भारतीय विश्वविद्यालयों में शामिल विषय हैं उनके बारे में हमें आग्रह कर सकते हैं। हम उनके लिए नए वीडियो तैयार करेंगे और अपने वीडियो को भी परिवर्धित परिष्कृत करने में उन बातों की सहायता लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।